तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल थे, उसका हल देखने के लिए आप आज हम लोग मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हल देखने का फायदा बहुत सारा है, क्योंकि परीक्षा में एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है। आप किताब में देख लेंगे, जहां भी किताब में उत्तर की जगह पे ये लिखा हुआ होगा कि 2009 में देखे प्रश्न, 2010 में लिखे प्रश्न, तो वैसा जानबूझ करके लिखा गया है। जानबूझ के उसका हल नहीं दिया गया आपको, ये दिखाने के लिए कि देखिए पिछली बार ये सेम सवाल आया था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका जो प्रश्न है बच्चे, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघुत्तम पहला प्रश्न ये है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो चलिए देखिए, इसमें क्या है कि अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज का गुणनखंड कैसे लिखते हैं। हमको 96 का बताना है और नीचे में क्या है, 404 का, यही ना है। आप 96 का लिखिए अभाज्य गुणनखंड, कैसे लिखेंगे देखिए। 96 दो से काटेंगे 48, ये गया 24, ये गया 12, ये गया 6, ये गया 3। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 से गया 48, 2 से गया 24, 2 से गया 12 बार में, और 2 से गया 6, 2 से गया 3 बार में। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 गुने 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, ऐसा लिखा जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से 404 का भी लिखिए आप इसको लिखेंगे, 2 से जाएगा 0, 202, ये जाएगा 101 बार में, और ये किसी से नहीं कटने वाला है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 101। चलिए यहाँ लिखिए 2 गुणे 101। आप सभी जानते हैं। अब ये हमने क्या लिख दिया, इसी को तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इस विधि से कैसे निकालेंगे लघुत्तम, तो आप यहाँ पे लिखिए ल स, यानी लघुत्तम हम निकाल रहे हैं कैसे। आप सबसे पहले कॉमन देखिए, जो जो कॉमन है, जो जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। जैसे ये एक बार लिखाएगा 2, और ये भी देखिए कॉमन है, वो एक बार लिखाएगा। उसके अलावा जितने बच गए हैं उन सबको एक एक बार गुणा कर दीजिए। जैसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और इधर से रहा 3 और ये रहा 101। अब इसको गुणा कर दिया, 2 चौक 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी के 32, और 32 दिया 96। इसको लिखेंगे 96 गुणे 101, और यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपका आएगा 9696। ये आपका आएगा लघुत्तम। चलिए, पहला प्रश्न था ये। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, और इसमें आपको पी एक्स के, देखिए यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया y बराबर पी एक्स, यानी x पर ये रेखा कितनी बार कट रही है या काट रही है वही हो जाएगा, उतना ही शून्यक होगा। एक जगह कट रही है, दूसरी जगह, और ये हो गया हमारी तीसरी जगह। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, 3। आप साफ साफ परीक्षा में लिख देंगे ऐसे ही। तीसरे प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। जांच कीजिए कि ये जो समीकरण बच्चे आपको दिया गया है ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। चलिए, तो इसके लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, आइए। तो आपका है x गुणे x प्लस 8, सॉरी, प्रश्न है x गुणे x प्लस 1
प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप सभी जानते हैं कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पर है। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके बराबर इधर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब इसको फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू इतना। आप जानते हैं ये भी प्लस खत्म हो जाएगा इधर, है ना, ये आकर माइनस होगा, इधर जीरो कर देगा इसको और ये उस तरफ चला जाएगा। एक्स या इसी को इस तरफ लाइए, एक्स प्लस 8 में जुड़ जाएगा वो 12। इसका कितना है घात, कुछ नहीं है तो 1 है, इसीलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका घात 1 है, यानी कि 2 रहता तब ना होता द्विघात समीकरण, नाम ही है द्विघात, है ना। तो बात को समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, तीसरा भी हो गया बच्चा लोग। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि cos 48 माइनस साइन 42, इसका मान बताइए। आइए, तो यहाँ पे है कि cos 48 माइनस साइन 42, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं कि क्या मैं cos को 48 को मैं 90 में से 42 घटाऊंगा तो क्या ये 48 नहीं आएगा, क्या ये वाला आएगा ना जी, इसके बराबर वही तो है। अभी बस वही बात है, साइन 42। बात बस यही है कि हमने 4 को 2 जोड़ 2 लिख दिया है, यही बस यहाँ पे अंतर है। अब आगे क्या देखिए, इसको हम लिखेंगे साइन 42 माइनस साइन 42, और ये कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया उत्तर, चौथा नंबर प्रश्न। पांचवे पे आइए, देखिए पांचवा प्रश्न ये कहता है कि समांतर श्रेणी इसमें के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 1/3 है, अगला 5/3 है। देखिए बगल में हमारा मॉनिटर है, उसमें प्रश्न दिख रहा है मुझे, यहां से मैं नहीं देख पा रहा हूं। इधर 9/3 है और इधर में 13/3 है, और इसके लिए प्रथम पद आपको निकालना है। देखिए प्रथम पद का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं पहला पद। पहले तो समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है, संख्याओं की जो ग्रुप होता है, वैसे ग्रुप जिसमें हर अगला वाला अगली संख्या जो है पहले वाले और जस्ट अगले वाले संख्या का यदि हम घटावा निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे, तो हर जगह बराबर होगा। जैसे देखिए हमको यहाँ पे ये पता है कि ये पहला पद यही है, और पहले पद को हम a से दर्शाते हैं, और ये कितना है 1/3 है। आप जानते हैं कि पहला पद को a1 लिख सकते हैं, a2 यानी दूसरा पद को 5/3 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालने का एक तरीका है कि अगले पद में से पहले वाले को घटा देंगे, या इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। ये नहीं कि इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं, सार्व अंतर अगले वाले में से पहला घटाएंगे, भले इस संख्या से ये संख्या छोटी क्यों ना हो। आप यहाँ पे लिखेंगे 5/3 माइनस 1/3, आप लिख देंगे यहाँ पे 3, 5 में से 1 गया, कितना हो गया बताइए 4/3। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना हो जाएगा 4/3। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि A3 9/3 है और A4 क्या है, यहाँ पे 13/3 है। देखिए अब मैंने कहा किसी का भी निकाल सकते हैं, तो अब लिखूंगा मैं A4 में से A3 को घटाऊंगा, 13/4 में से घटा दो 9/3, ये कितना हो जाएगा 13 में से 13/3 है, ये में से 9/3, इसको घटाएंगे हो जाएगा 4/3। ये भी है सार्व अंतर। ठीक है, तो ये था आपका वो प्रश्न पांचवा। अब आइए छठे पे, रिक्त स्थानों की करे पूर्ति। देखिए सिंपल है, भुजाओं है, ये भुजाओं है,
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है आपके किताब में, हालांकि मैं एक पल के लिए आपको समझाना चाहूंगा। देखिए ये त्रिभुज है, तो यहां पर है, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एक छोटा सा है, छोटू सा, ये भी है, डी है, ई है और एफ है। तो जब ऐसा कहा जाता है ना कि यदि ए बी सी त्रिभुज समानुपाती है त्रिभुज डी ई एफ के, ऐसे में इसकी जो संगत भुजा है ए बी बटा डी ई होता है, ये बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ के, और ये भी बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ के। यही बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? समानुपाती लिखेंगे। अगला प्रश्न, और जे रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए दिए गए चित्र में टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री के, 7वां नंबर है। तो एंगल पी टी क्यू आपको निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 110 डिग्री है ना, और कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए ये 90, ये 90 कितना होगा? 180, और ये वाला 110 जोड़ दिया, और जोड़ में एक अकेला कोण टी बच गया। इसमें एक कोण टी को जोड़ेंगे हम, 360 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है। देखिए 4 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4, इसका मतलब है इन सबका योग 360 के बराबर होता है। यहां से आप मान निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे सबका नाम दे के बनाइएगा, एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जोड़िए इसको, ये कितना हो गया आपका? 290, और 360 में से घट जाएगा 290, तो कोण टी बराबर कितना हो जाएगा? 40। समझ गए? चलिए तो ये था आपका चल, अच्छा 1 मिनट। उसमें मैंने कहा था 290 है, 360 में से 290 को घटाएंगे तो 70 होगा, न कि 40 होगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, 70 हो जाएगा उत्तर उसका। 8वें पे आइए, 8वें पे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यह है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। सिंपल है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो? देखिए आप कभी भी पासे को फेंकेंगे तो आएगा ऐसे, सैंपल स्पेस लिखते हैं, इवेंट बराबर, देखिए क्या है, टोटल संख्या संभव 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 5 और 6 कितनी है संभावना? 1 और 2, 2 संभावना है। टोटल संभावना कितनी है? अनुकूल परिणाम और संपूर्ण संभव परिणाम, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यही तो है प्रायिकता आपकी। ये ई का मान ये है, ई बराबर इतना। ठीक है, और कैसे निकलता है? एन ई बटे में टोटल संभव परिणाम। तो इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? आप पाएंगे काटने पे 1/3, यही इसकी प्रायिकता। मैंने पूछा 4 से बड़ी संख्या नहीं पाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 में से इसको घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी भी होने की प्रायिकता
और नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ने पर 1 का बराबर होता है। चलिए 10वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। 11 नंबर पे आ जाइए। विभाज्य एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न बहुपद px से gx को भाग देने पर भागफल क्या आएगा? चलिए बढ़िया सवाल है, आइए करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हमने px को भाग दिया है, आपको px दिया गया है कितना? एक्स क्यूब। देखिए मैं डायरेक्ट भाग कर रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये है। इसको हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, इसको भाग देना है। देखिए यहाँ पे हम x से यदि इसको ये करेंगे तो ये एक्स क्यूब तो बन जाएगा, लेकिन -2 इसमें गुणा होगा, तो यहाँ -2x लिखेंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये भाई साहब कट गए, ऊपर से उतरेगा -3x स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो गया? 7x -3। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को हम -3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस मिल करके +6 भी आ जाएगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा यहाँ। ठीक है, ये गए और ये भाई साहब हो गए -9 और ये हो गया हमारा 7x। अब देखिए इससे ये भाग नहीं लगेगा, तो यही होगा आपका भागफल। कितना हो गया? x - 3, शेषफल हो गया 7x - 9। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मान निकालिए, प्रश्न है कि 12 नंबर में मान निकालिए। भाई किसका मान निकालिए? देखिए यहाँ पे कि 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही तो है। आपको मान में बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। 2 गुने में tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होगा बताइए? cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान बताइए? साइन 60 का मान ये भी √3/2 का होल स्क्वायर। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये और ये दोनों एक ही है और दोनों घट रहा है, कट जाएगा, इधर खाली क्या रह जाएगा? 2, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप सभी ये भी बना पाए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। 13 नंबर, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। कहने का ये मतलब है कि आपको y अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है ना, यानी वहां पर x 0 होगा। अरे भाई y अक्ष पे हमेशा की मैं बात बता रहा हूं, x 0 ही तो होगा। देखिए कैसे, मैं कहता हूं कि 0, 3 लिखिए आप, मतलब x पर 0 है, इधर कोई नहीं जाएंगे, ऊपर मिला लेंगे 1, 2 और 3, ये वाला हो गया, इस पॉइंट को 0, 3 कह देंगे। तो कहने का मतलब है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। तो आप मान लेंगे, माना कि समदूरस्थ बिंदु y अक्ष पर 0y के रूप में होगी। अब आप सभी जानते हैं कि अगला जो बिंदु है, ये एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं A है, ये O है और यहाँ भी ये B है, और A बिंदु भी उससे उतनी ही दूरी पे है जितनी कि B है। तो A कितने पर है? 6, 5 और B कितने पर है? तो -4 और 3 पर है। आइए
इनको क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि जो दूरी का सूत्र होता है, हम यहाँ पे ए लिखेंगे रूट में, यहाँ पे लिखेंगे x2 का काम ये करेगा सब में, यहाँ भी x2 का काम ये करेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसके लिए भी देखिए x1 y1 यहाँ के लिए ये मानूंगा, x2 y2 ये मानूंगा, यानी कि सूत्र पे रखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आपको परीक्षा में कैसे बनाना है आपकी किताब में दिया गया है, मेरा काम है बस यहाँ पे समझाना बना कैसे है। तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, अगली बार पता चले कि एगो 0 माइनस 6 लिख करके और इधर 5 माइनस वाई कर दीजिएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा बाबू, ऐसे नहीं चलता है। इसको देखिए 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये है हमारा। अगला देखिए, अब हम इसी में लिखेंगे बी यू, रूट में आएगा तो देखिए बी ओ यहां पे आ जाएगा। इस बार फिर से हम 0 में से भी 4 को घटाएंगे और ये देखिए माइनस माइनस जा करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0 प्लस 4 बन जाएगा। जीरो माइनस माइनस 4 यानी माइनस माइनस मिलके प्लस। अब यहां पे देखिए y माइनस 3 का स्क्वायर वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग। अब हम सभी जानते हैं कि इसको तोड़ के लिखते हैं, देखिए डी का मान रूट में कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 जोड़ ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। आप सभी जानते हैं यदि मैं, अब प्रश्न में दिया गया है ये AO और BO बराबर है, तो यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, जैसे देखिए 36 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको वैसे ही रहने देते हैं। आप सभी जानते हैं मैं यदि इसको बराबर कर दूंगा तो रूट से रूट कट जाएगा। यहां मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 25 माइनस 10y, ये बराबर होगा आपके 16 जोड़ y स्क्वायर जोड़ 9 माइनस 6y, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 16 और 9 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके, ये 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा, तो 25 इधर प्लस में है, ये 25 गया, वाई स्क्वायर है इधर, दोनों प्लस में है, वो भी गया। अब देखिए ये इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, माइनस 10 को उस तरफ मैं लेके गया तो प्लस 10y में से 6y घटा, ठीक है। इधर क्या बच गया है, खाली 36। अब देखिए 6 में से 10 को मैं घटाऊंगा तो 4y बराबर है 36, और यहाँ पे y का मान मैं निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जो बिंदु होगा जो समदूरस्थ है वो 0y के रूप में है, यानी कि 0 और 9 के रूप में वो होगा। समझ में आ गया? समझ में आया तो लिखिए जल्दी हाँ कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या अगला यहाँ पे है, मान लीजिए कि आपको त्रिभुज दिया गया है ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी 11.2 सेंटीमीटर है तो ई एफ आपको ज्ञात करना है। आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, यहां पे ये है हमारा ए बी सी डी एफ, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसका मतलब है जब समरूप होंगे, हम सभी भलीभांति ये जानते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये हमेशा बराबर होंगे किसके? तो इनके संगत भुजाओं के वर्ग के, जैसे ए बी के वर्ग के बटे ए बी का संगत भुजा डी ई है ना, मतलब डायरेक्ट ए बी बटा डी ई के वर्ग के लिखेंगे, और या इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही जो बराबर होगा बी सी के वर्ग के बटा ई एफ के वर्ग के, और ये भी बराबर होगा ए सी के वर्ग के बराबर होगा डी एफ के वर्ग के। तो ये आपको अभी तक पता था। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न में आपको ये दिया गया है कि ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी का कितना दिया गया है? देखिए एबीसी का क्रमशः दिया हुआ है, यानी एबीसी का मान 64 दिया गया है, और नीचे वाले का कितना दिया गया है? 121 दिया गया है। और यहाँ पर और किसका मान पूछा है? बीसी का मान देकर के ईएफ का मान पूछ लिया है। तो बीसी का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, बीसी का वर्ग अपॉन में ईएफ का वर्ग, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों का वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको मैं लिख दूंगा 8 का वर्ग बटा में 11 का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग बटे ईएफ का वर्ग। अब यहां से क्या निकलता है, अब दोनों का वर्ग सबका खत्म हो जाएगा, सब वर्ग में आ गया, तो बीसी बटा ईएफ बराबर आ जाएगा 8 बटे 11 के। बीसी का मान बच्चा लोग 11.2 दिया हुआ है, बीसी का मान 11.2 दिया गया है, 8 बटे 11 बटा में ईएफ। आप सभी जानते हैं ब्रज गुणन विधि लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ई एफ बराबर आ जाएगा 11 गुणे 11.2 बटा में 8 के। 8 से देखिए ये कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इससे देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। 15.4 आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 ये कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाली जाए, यानी बिना देखे निकाला जाए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगी? पहले तो आप ये देखिए कि टोटल बल्ब है कितने, यहाँ पे टोटल बल्ब कितने हैं? संपूर्ण बल्ब की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 20 बल्ब, लिखा गया है 20। चलिए, और यहाँ पे खराब कितनी है? खराब है आपकी 4, यानी कि सही बल्ब कितनी है? 16। कैसे आया? 20 में से 4 घटाएंगे 16 आएगा। अब हमको यहाँ पे प्रायिकता खराब होने की निकालनी है, यानी कि खराब होने की प्रायिकता, खराब होने के लिए कितना बल्ब खराब हो सकता है? 4 ही तो हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका जो होता है, प्रायिकता जो होता है, ये होता है आपका टोटल अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, कितनी संख्या होगी उसकी, यानी खराब होने की प्रायिकता। देखिए खराब होने वाले बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन जब हम हाथ से निकाल रहे तो कोई जरूरी थोड़ी ना यही चारों निकलेगा, और इस चारों में से कौन सा निकलेगा? प्रश्न में ये दिया है कि वो तो निकलेगा। हाँ
हाँ पापा। हाँ सॉरी बच्चे, देखिए तब तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चार बल्ब ही खराब है। ये तो दिया गया है कि आप जो निकाल रहे हैं तो वो खराब ही बल्ब निकलेगा, अच्छा बल्ब नहीं निकलेगा। लेकिन उस 20 में से निकालना है ना, टोटल निकलने का तो भाई कोई भी निकल सकता है, तो यानी कि 20 यहाँ पे आएगा। 4 से गया ये, क्या होगा 1/5, इसकी प्रायिकता इतनी होगी। और खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, यानी पी ई डैश कितना होगा, मतलब खराब नहीं हो यदि। आप बताइए कितने बल्ब खराब नहीं है। आप कहेंगे सर 16। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गए। संपूर्ण संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, कितने बल्ब निकालने का ऑप्शन है आपके पास, 20 है। 4 से गया 4 बार में, ये गया 5 बार में, यानी प्रायिकता आपकी कितनी है, 4/5। वैसे भी देखिए, आप जानते हैं कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। और हम यहां पर ये कर सकते हैं कि जो पी ई का जो मान है, पीई मतलब ये है कि भाई हमने ये निकाल लिया था। अब जाहिर सी बात है हमको ये निकालना है, नहीं होने की प्रायिकता, है ना। तो ये 1 माइनस पीई यानी कि होने की प्रायिकता को घटाएंगे। 1 माइनस में देखिए होने की प्रायिकता 1/5 थी, घटाएंगे आपका 4/5 यानी कि 4/5, जिसकी प्रायिकता ऐसे भी निकल जाए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए चले देखिए 52, ये अथवा में भी है भाई। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखिए लाल रंग का बादशाह आप सभी जानते हैं, टोटल लाल रंग जो है कितने होते हैं, लाल रंग कितने होते हैं। देखिए जो 52 कार्ड है ना, 52 कार्ड दो रंगों में बटे रहते हैं, एक लाल कार्ड होंगे और एक होगा आपका काला। और ये भी बटे रहते हैं दो भागों में, ये भी दो भागों में बटे रहते हैं। किस किस में, कोई एक ईंट होता है इस तरीके से, पान का पत्ता होता है इस तरीके से होता है, जो भी। खैर फिलहाल के लिए हमको वो नहीं जानना है। टोटल लाल रंग के पत्ते 26 होंगे और काले रंग के भी पत्ते 26 होंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, इसका भी बादशाह होगा, इसका भी बादशाह होगा, इसका भी बादशाह और इसका भी बादशाह, लेकिन सबका एक एक बादशाह। ये 13 रहता है, ये 13, ये भी 13 और ये भी 13। यानी कि देखिए एक बादशाह दो बादशाह, टोटल कितने बादशाह निकालने के चांस हैं आपके पास। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर दो बादशाह निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग के बादशाह की बात हो रही है, यानी इसका भी बादशाह निकालेगा और इसका भी बादशाह निकालेगा। ठीक है, मतलब निकल सकता है, या तो इसका निकल सकता है या तो इसका निकल सकता है। तो ये तो है, तो ये है अनुकूल परिणाम। और टोटल कितने कार्ड में से निकालना है आपको, टोटल कितने कार्ड में से आपको निकालना है, 52। 52 को कार्ड में संभव भाई, 52 में से कोई भी निकल सकता है, तो जरूरी थोड़ी है ये निकलेगा। लेकिन जो निकाला है वो ये होने की प्रायिकता कितनी है, 2/52, 1/26 हो गया। अगला है देखिए लाल पान का गुलाम होना, लाल पान का गुलाम होना। यानी देखिए इन सब में जैसे बादशाह है, रानी है, बादशाह है, रानी है, बादशाह है, रानी है, ठीक वैसे ये गुलाम भी होगा, सबका अपना अपना। तो यहां पे बात करी जा रही है कि कैसे गुलाम की, लाल पान के गुलाम की। अब लाल रंग का देखिए यहाँ पे, लाल के बाद पान भी है, मतलब 1 2 3 4 में से किसी एक की ही बात कर रहा है। मान लेते हैं पान वाला पत्ता ये है, तो पान वाला पत्ता यदि ये मतलब पान का जो पत्ता वाला है कार्ड ये है लाल रंग का, और इसका गुलाम केगो होगा, बस एक ही तो होगा, एक ही गुलाम होगा ना, यानी अनुकूल परिणाम 1 होगा। और कितने में से निकालना है हमको, 52 कार्ड में से निकालना है। देखिए 52 कार्ड में से इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/52। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको स्टेप में कैसे लिख के बनाना है, परीक्षा में आपकी किताब में दिया गया है।
चलिए 52 तो हो गया, सॉरी 52 कह रहा था मैं, 15 तक हो गया बच्चे। अब आइए 16 नंबर। 16 नंबर का सवाल आपका ये कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अरे भाई यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। HCF निकाल दीजिए 616 और 32 का, 616 और 32 का। देखिए HCF निकालने के मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो इसका फैक्टर लिखिए, इसका फैक्टर लिखिए। जो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो जाएगा वही इसका हो जाएगा उत्तरवा। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको। 16 को लिखिए, 616 को 2 से गया 3 बार में, मतलब ये 30, 308, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 से गया ये 11 बार में। इसका लिखेंगे आप, कितना होगा इसका फैक्टर, तो 2 भी होगा, और मेन देखिए इसके मेन फैक्टर 2 है और 7 है और एक 11 है, और इसका फैक्टर कितना है, मतलब 2, मतलब इसको लिखेंगे देखिए हम क्या, 2 का पावर 3 है, सीधा मैं लिखूंगा इसको, 2 का पावर 3 है। 32 को हम लिखेंगे, 32 को 2 से गया 16 बार में, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया 4, 2 से गया 2 और 2 से गया 1, यानी 2 पर 2 से गया ये 5 बार में, 2 से 16, 2 से फिर गया 8 बार में, 2 4, 2 से 4 गया 2 बार में, 2 से गया, यानी अब हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 2 चौके 8, यहाँ पे देखिए ये 8 है और ये भी 8 है, ये कॉमन है सब में, और 8 ऐसी संख्या है जो इन दोनों का फैक्टर होगा और दोनों में सबसे बड़ा, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 8 होगा। दूसरा तरीका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी में एक अथवा में करके है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप लिखेंगे, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसके पास गुणनखंड अभी है। किसके अलावे, मतलब ये सह अभाज्य संख्या अभी नहीं है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। इन लोगों का फैक्टर ऐसा है जिससे कि ये दोनों कट सकते हैं। इनके पास ऐसा फैक्टर या गुणनखंड जरूर है जो इन दोनों को काट सकता है, लेकिन मान लेते हैं उस कॉमन फैक्टर को हमने खत्म कर दिया, तो अब ये इस रूप में बट गया है A/B के। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब ये लोग सिवाय एक के, इन लोगों के पास दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब A और B एक के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगे, ये बात है। समझ रहे बात को ना? अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दोनों तरफ वर्गीकरण मैंने कर दिया, तो √5 का वर्ग लिखेंगे और इधर में लिखेंगे A/B का वर्ग। इसी को लिखा जा सकता है A² बटे B², ठीक। और इसको बराबर में ये क्या लिखा सकता है, 5। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या कि इसको देखिए उस तरफ भेजेंगे, तो A² बराबर हो जाएगा आपका 5B का स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चला है, देखिए कि मैं ये कहता हूं कि अब 5 को इस तरफ लाइए, A² बटा में 5, इससे ही पूरा कट गया, तब ना B का वर्ग आया जी। अरे भाई ये सब पूर्णांक है, और कभी भी किसी चीज को आप यदि काटते हैं और उसका जो
पूर्णांक में वैल्यू आ जाता है, पूर्ण अंक में वैल्यू आता है, इसका मतलब ये है इससे ये पूरी तरीके से कट गया है। समझ रहे बात को? जैसे देखिए 10 को यदि आप 2 से भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन 10.3 को आप 2 से भाग देंगे तो गारंटी नहीं है। लेकिन ये पूर्णांक थोड़ी ना है, ये पूर्ण अंक है तभी तो आ रहा है ऐसे। तो ये बात है। तो ये यहां पर देखिए आपको ये साफ साफ बता रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और एक परिमेय आपके किताब में दिया गया है कि यदि कोई संख्या का वर्ग, यानी कि यदि ए स्क्वायर किसी संख्या मान लेते हैं बी से विभाज्य है, इसका मतलब ए भी बी से विभाज्य होगा। या इसका मतलब है कि ए स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। और इतना ही नहीं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर अब ये संख्या क्या है, 5 से विभाज्य होगी आपकी। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे मान लेंगे ए का मान जो है भाई 5 से विभाज्य हो रहा है, तो भाई 5m मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह इसको रखिए, क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कि नहीं, 5m का वर्ग इस मान पे रख रहे हैं बराबर 5b का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 25m का वर्ग बराबर में 5b का वर्ग। आप सभी जानते हैं, देखिए 5 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि क्या आ गया, 5m का वर्ग बराबर b का वर्ग। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, m का वर्ग बराबर में b वर्ग बटे 5। यहां से क्या पता चला भाई, इसका मतलब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब तो ये उत्तर आ रहा है। और हमने ऊपर में माना है कि बी सह अभाज्य संख्या, इनका कोई भी फैक्टर है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 से, अभी हमको ये देखना है कि ये सह अभाज्य संख्या हमने माना है, न कि अभाज्य संख्या है। मैंने बोला है सह अभाज्य है, मतलब इन दोनों की तुलना करना जरूरी है। यदि 5 बी को भी काट पा रहा है, ए को भी काट रहा है, इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए इसको काट रहा है, आपको पता होगा यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है, यानी कि बी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है, इसका मतलब बी जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। समझे, यही है कहता है, इसका मतलब बी भी 5 से विभाज्य आपका है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये करेंगे। अब देखिए 5 ऐसी संख्या है जो ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है। क्यों काट पा रहा है, क्योंकि हमने जो अवधारणा मानी है कि ये एक अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं और ये एक परिमेय संख्या है, यह हमारी अवधारणा सॉरी यहाँ से गलत साबित होती है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि √5 एक अभाज्य संख्या, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 देखिए बोला जा रहा है आपको क्या, सत्रह में बोल रहा है कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये ना जी, इसको हल करना है। देखिए आप सभी जानते हैं कि इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं। हम उसमें से ही अनगिनत क्या मतलब है, 4-5 तरीके हैं, ग्राफीय विधि और बहुत सारे हैं। हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करके बनाएंगे। पहले देखिए आप जानते हैं कि इस तरीके से हम नहीं बना पाएंगे। हम 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे, और तब हम अब से इक्वेशन लिखेंगे 2 गुना 1/x प्लस 3 गुना 1/y बराबर 13। इधर लिखेंगे 5 गुना 1/x माइनस 4/4 गुने
1/y बराबर -2, ये है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि 1/x को हमने u और v माना 1/y को, तो 2u + 3v = 13, और इधर बन गया 5u - 4v = -2। ये समीकरण आप मान लीजिए 3, और ये समीकरण मान लीजिए आप 4। अब यहां पे हम क्या कर पाएंगे, देखिए जरा कि किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को। मान लेते हैं 3 को करेंगे, तो मैं कहूंगा इस संख्या को आप 4 से भाग दे लीजिए, और इस संख्या को आप 3 से मतलब गुना कर लीजिए, और इसको 4 से गुना कर लीजिए। करिए इसको, 2 चौके 8u + 12v बराबर 52, और इधर आइए 5 तिहाई 15u - 12v = -6। अब आप जानते हैं कि ये समीकरण बना 5वां, और ये समीकरण बना 6ठा। अब हम क्या करेंगे, 5वें 6ठे को जोड़ेंगे। 5वें और 6ठे को हम अब जोड़ रहे हैं, जोड़ के लिखे, देखिए 8u + 12v = 52 बटे, उसके बाद देखिए यहाँ पे, अबे यार बटा का चिन्ह मैंने कहां से दे दिया, ये 15u - 12v = -6, ये खत्म हो गया। 23u, और यहां पर देखिए 52 में से 6 जाएगा 46, 23 से कट गया ये 2 बार में। u को ही तो हमने 1/x माना था, और इसका मान आ गया है 2, यानी x का मान आ गया 1/2। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और बच्चा लोग, जब u का मान यहाँ पर 2 है, तो आप किसी भी समीकरण में मान रख करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इस पर रखूंगा समीकरण 4 पर, 4 पर u का मान रखने पर ठीक है, 4 पर u का मान रखने पर देखिए यहाँ पे 5u मतलब 5u - 4v = -2 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 × u का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पे 2 है, -4v = -2, 10 मतलब 10 -4v -2, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो 10 + 2, और ये उधर 4v, और यहां से हमको पता चल गया 12 बराबर 4v, 4 से ये गया 3 बार में गया, यानी कि v का मान जो कि 1/y को हमने माना है 3 आया है, इसीलिए y का मान 1/3 आएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तरवा।